सूर्य की सुनहरी किरणें अभी भी महल की ऊंची दीवारों पर नृत्य कर रही थी। जब अचानक आकाश में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। महल के मुख्य द्वार पर खड़ा पहरेदार, जो पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवा में लगा था, घबराहट में चीखे, अरे बाप रे बाप! महाराज, महाराज, यह क्या हो रहा है? उसकी आवाज में असीम भय था। ऐसा भयावह तूफान तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। हवाएं अचानक से इतनी तेज हो गईं कि महल के झंडे फटकार मारते हुए फहराने लगे। आकाश में बादल इतनी तेजी से घिर रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक साथ खींच रही हो। महाराज, महाराज! पहरेदार की आवाज और भी घबराई हुई हो गई। लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। अभी कुछ देर पहले तक तो मौसम बिल्कुल शांत था, फिर अचानक यह भयंकर तूफान कैसे आ गया? महल के अंदर से महाराज देवराज सिंह तेज कदमों से बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। 45 वर्षीय राजा के अनुभवी नेत्रों में यह पहली बार ऐसी बेचैनी दिख रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश में बादल सिर्फ काले ही नहीं थे, बल्कि वे एक अजीब सी लाल आभा के साथ चमक रहे थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि लगता था मानो स्वयं मृत्यु का संकेत दे रहे हों। महाराज! पहरेदार की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। देखिए देखिए, वहाँ दूर से एक आकृति तेजी से महल की ओर बढ़ रही थी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, उसका भयानक रूप स्पष्ट होता जा रहा था। यह तो! राजा के शब्द गले में अटक गए। वह एक स्त्री थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल चुड़ैल जैसा था। उसके बाल हवा में इस तरह लहरा रहे थे मानो वे जीवित सांप हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी, और जो भी उसके सामने आ रहा था वह उसे बेरहमी से नष्ट कर रही थी। पेड़ उसके स्पर्श मात्र से सूख जाते, फूल मुरझा जाते और पक्षी उसे देखते ही भाग जाते। वह तो सीधे महल की ओर ही आ रही है। पहरेदार चीखा। महल के भीतर महारानी प्रिया देवी अपनी छोटी राजकुमारी अमृता के साथ बगीचे में खेल रही थी। 7 वर्षीय राजकुमारी की मासूम हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। माँ, देखो मैंने कितने सुंदर फूल तोड़े हैं। अमृता ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में गुलाब की पंखुड़ियां दिखाते हुए कहा। हाँ बेटा, बहुत सुंदर, महारानी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा। महारानी प्रिया देवी की उम्र 35 वर्ष थी और उनके चेहरे पर एक स्वाभाविक तेज और कोमलता थी। अचानक तेज हवा के एक झोंके ने बगीचे के सभी फूलों को बिखेर दिया। माँ, यह हवा इतनी तेज क्यों हो गई? अमृता डरते हुए अपनी माँ से लिपट गई। महारानी ने आकाश की ओर देखा तो उनका दिल बैठ गया। वे तुरंत समझ गईं कि यह कोई साधारण तूफान नहीं था। इसी समय मंत्री विष्णुदास दौड़ते हुए अंदर आए। 60 वर्षीय मंत्री के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। महारानी जी, महारानी जी! वे हांफते हुए बोले। महाराज ने तुरंत अंदर आने को कहा है। बाहर कुछ अनहोनी हो रही है। क्या बात है मंत्री जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महारानी ने चिंतित होकर पूछा। महारानी जी, समय नहीं है समझाने का। कृपया राजकुमारी को लेकर तुरंत महल के भीतरी कक्ष में चली जाइए। महाराज का यही आदेश है। इससे पहले कि महारानी कुछ और पूछती, राजा देवराज सिंह तेज कदमों से अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गई थी। प्रिया, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम और अमृता तुरंत अंदर चली जाओ। महल के सारे दरवाजे बंद करा दो, कोई भी बाहर न निकले। लेकिन क्या हुआ है महाराज? महारानी के स्वर में घबराहट थी। समय नहीं है व्याख्या का। बस मेरी बात मानो तुरंत। राजकुमारी अमृता अपने पिता की गंभीरता देखकर डर गई। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी समस्या है। तुम माँ के साथ अंदर जाओ। मंत्री जी, जो अब तक चुप खड़े थे, आगे बढ़े। महाराज, मैं राजकुमारी को अंदर ले चलता हूँ। आप यहाँ न रुकिए। लेकिन महारानी ने मना कर दिया।
नहीं मंत्री जी, हम महाराज को ऐसे अकेले नहीं छोड़कर जा सकते। हमें लगता है कि यह किसी का आक्रमण है। हम यहीं रहकर देखना चाहते हैं कि आखिर कौन है जो हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहा है। राजा का चेहरा कड़ा हो गया। प्रिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? यह कोई साधारण आक्रमण नहीं है यह। वे रुक गए, फिर दृढ़ता से बोले, यह कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। अगर यह आक्रमण होता, महारानी ने तर्कसंगत स्वर में कहा, तो हम निपट लेते, लेकिन यह तूफान, यह तो किसी अनहोनी की निशानी है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम साथ रहें। राजा ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि उनकी पत्नी जिद्दी है और जब वह कोई निश्चय कर लेती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। ठीक है, उन्होंने अंततः कहा, लेकिन अमृता को अंदर भेज दो। अचानक मंत्री का चेहरा और भी फीका पड़ गया। महाराज, उन्होंने झिझकते हुए कहा, कहीं यह सुरेखा की चाल तो नहीं? सुरेखा का नाम सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा एकदम से सफेद हो गया और महारानी की आंखों में डर की एक चमक दिखी। सुरेखा? राजा ने धीमी आवाज में दोहराया। हाँ, हम उसी सुरेखा की बात कर रहे हैं जिसे हमने राज्य से निकाल दिया था। सुरेखा? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक डायन थी, एक अत्यंत खतरनाक डायन। महारानी चुप होकर सुन रही थी। वे सुरेखा के बारे में पूरी तरह नहीं जानती थी, क्योंकि जब उनका विवाह हुआ था तब तक सुरेखा राज्य से निकाली जा चुकी थी। राजा ने आगे बताया, हर पूर्णिमा की रात वो 14 निर्दोष बच्चों की बलि चढ़ाती थी। उसका तंत्र मंत्र और काले जादू का ज्ञान इतना गहरा था कि पूरे राज्य के लोग उससे डरते थे। मंत्री जी ने जोड़ा, महाराज, मुझे याद है, शुरू में लोग उसके पास छोटी मोटी समस्याओं के लिए जाते थे। बीमारी का इलाज, दुश्मनों से बचने के लिए ताबीज, व्यापार में सफलता के लिए मंत्र। हाँ, राजा ने कड़वाहट के साथ कहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांगें बढ़ती गईं। पहले वो सिर्फ धन लेती थी, फिर कीमती सामान, लेकिन जब उसने जीवित प्राणियों की बलि मांगनी शुरू की तब हमें समझ आया कि यह खतरनाक है। महारानी का चेहरा भय से भर गया। तो आपने उसे राज्य से निकाल दिया? हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, राजा ने दुखी स्वर में कहा। जब हमें पता चला कि वो हर पूर्णिमा को बच्चों का अपहरण करती है और उनकी बलि देती है तो हमने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन क्या महाराज? मंत्री ने पूछा। जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो गायब हो गई। उसके बाद हमने घोषणा की कि अगर वह दोबारा राज्य में दिखी तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां तूफान और भी तेज होता जा रहा था। अगर हमने उसे राज्य में रहने दिया होता तो वो हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देती। विनाश तो महाराज वो अभी भी करेगी, मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा। मुझे लगता है कि यह तूफान उसी के आने की खबर है। वे अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक हवा में एक तेज सनसनाहट हुई। कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। कोई आ रहा है, राजकुमारी अमृता ने डरते हुए कहा, और तभी धुएं के एक बादल के साथ सुरेखा प्रकट हुई। सुरेखा का रूप देखकर सभी सहम गए। उसका रंग काला था, बाल लंबे और उलझे हुए, मानो महीनों से उन्हें कंघी न की गई हो। उसका चेहरा इतना डरावना था कि एक नजर देखने से ही समझ आ जाता था कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसकी आंखें लाल थी और उनमें बदले की आग जल रही थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। महाराज देवराज सिंह ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर कहा, सुरेखा, तुम इस राज्य में नहीं रह सकती। तुम्हें यहाँ से निकाला जा चुका है। यह हमारा और पूरे राज्य के लोगों का सामूहिक फैसला था। सुरेखा ने एक भयानक हंसी हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे महल में गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है देवराज सिंह? उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम मुझे राज्य से निकाल दोगे और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी? राजा ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, सुरेखा, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमने तुम्हें कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने बस राज्य से निकाला है। व्यक्तिगत नुकसान? सुरेखा चीखी, तुमने मुझे मेरी शक्ति के स्रोत से अलग कर दिया।
मेरे भक्तों से दूर कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। महारानी ने हिम्मत करके कहा, लेकिन सुरेखा, तुम निर्दोष बच्चों की बलि दे रही थी, क्या यह सही था? सुरेखा ने अपनी लाल आंखें महारानी की ओर घुमाईं। निर्दोष? उन बच्चों की बलि से मैं असीम शक्ति प्राप्त करती थी। उस शक्ति से मैं और भी कई लोगों की मदद कर सकती थी। किस तरह की मदद? राजा ने कड़े स्वर में पूछा। मैं लोगों को उनके दुश्मनों से बचाती थी, बीमारियों का इलाज करती थी, गरीबों को धन दिलाती थी। सुरेखा ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे शक्ति चाहिए थी, और वो शक्ति केवल बलि से ही मिलती थी। मंत्री जी ने आगे बढ़कर कहा, सुरेखा, तुम कुछ लोगों की मदद के नाम पर निर्दोष बच्चों की हत्या कर रही थी, यह कैसे उचित हो सकता है? सुरेखा ने एक और भयानक हंसी हंसी। उचित, अनुचित, ये सब बातें कमजोर लोगों के लिए हैं। मैं एक डायन हूँ, देवराज सिंह, और एक डायन वही करती है जो उसे शक्ति दे। राजा ने दृढ़ता से कहा, तो फिर हमारा फैसला सही था। हम ऐसे व्यक्ति को अपने राज्य में नहीं रख सकते थे जो निर्दोष लोगों की हत्या करे। तुम्हारा फैसला? सुरेखा का स्वर अब और भी खतरनाक हो गया। तुमने एक डायन को अपने राज्य से निकाला है। अगर मैं तेरी जिंदगी को तहस-नहस न कर दूं, तो मेरा नाम भी सुरेखा डायन नहीं। सुरेखा की बात खत्म होते ही अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुरेखा ने तेजी से आगे बढ़कर राजकुमारी अमृता को अपनी बाहों में उठा लिया। अमृता! महारानी चीखीं। छोटी राजकुमारी सुरेखा की बाहों में रोने लगी। वो सुरेखा के डरावने चेहरे से इतनी डर गई कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी बेटी को छोड़ दो, राजा ने गुस्से से कहा। सुरेखा ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप से अपने बच्चे को छीन लेना कैसा लगता है। सुरेखा, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, राजा ने बड़े ही मजबूर होकर कहा। मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम चाहे तो इस राज्य में रह सकती हो, हम अपना फैसला बदल देते हैं। सुरेखा ने ठहाका लगाया, अब इस राज्य में मैं दोबारा तभी आऊंगी जब तुम्हारी यह बेटी और तुम्हारी प्यारी महारानी, जिससे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, इन दोनों में से एक नहीं रहेगी। महारानी की सांस फूलने लगी। सुरेखा, ऐसा मत करो, तुम्हारा गुस्सा हम पर है, इस मासूम बच्ची पर क्यों? मासूम? सुरेखा ने तिरस्कार से कहा, यह उसी राजा की बेटी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मुझे अपना बदला लेना है प्रिया देवी, और एक डायन अपना बदला कभी नहीं भूलती। राजा और रानी दोनों रोते हुए बोले, सुरेखा, ऐसा मत करो, देखो, हमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। सुरेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो राजा की तरफ देखकर बोली, राजा, मैं तुम्हारी पुत्री को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। बताओ, क्या करना होगा? सुरेखा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। पहला काम, तुम्हें गिलानी के जंगल में जाना होगा और वहां से मेरे लिए पीले रंग का सिनाई का फूल लेकर आना होगा। राजा का चेहरा फीका पड़ गया। लेकिन गिलानी के जंगल में तो कोई नहीं जा सकता, वो जंगल बहुत खतरनाक है। अगर अपनी बेटी चाहिए तो तुम्हें गिलानी के जंगल जाना होगा। सुरेखा ने क्रूरता से कहा, जब तक तुम मेरे तीनों काम पूरे नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी। महारानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुरेखा, कृपया राजकुमारी को छोड़ दो, हम जो भी कहोगी वो करेंगे, जैसे ही तुम एक काम पूरा करोगे। सुरेखा ने कहा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, फूल ले जाऊंगी और दूसरा काम बताऊंगी, और अंत में तीसरा काम। राजा को समझ आ गया था कि सुरेखा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। ठीक है, उन्होंने भारी मन से कहा, हम तुम्हारे 3 काम करने के लिए तैयार हैं। सुरेखा ने एक भयानक हंसी हंसी और राजकुमारी को लेकर धुएं के एक बादल के साथ गायब हो गई। राजकुमारी के जाने के बाद पूरे महल में कोहराम मच गया। नौकर चाकर सभी परेशान थे और महारानी का रो रो कर बुरा हाल था। महाराज, मंत्री जी ने चिंतित स्वर में कहा, आपने उसकी शर्त क्यों मान ली? आप जानते हैं वो जंगल कितना खतरनाक है। राजा ने दुख के साथ कहा, तो क्या अपनी बेटी को उसके हाथों मरने दूं?
मंत्री जी, एक पिता के लिए अपनी संतान से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन महाराज, मंत्री ने तर्क दिया, उसकी शर्त मानने के बाद भी वो राजकुमारी को अपने साथ ले गई है। हमें तो यह भी नहीं पता कि आगे वो कौन सी 2 और शर्तें रखने वाली है। महारानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, चाहे जो भी हो, हमें अमृता को वापस लाना है। वो हमारी इकलौती संतान है। महाराज, मंत्री ने सुझाव दिया, मैं किसी और आदमी को भेजने का प्रबंध करता हूँ। आपको स्वयं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने दृढ़ता से मना किया। नहीं मंत्री जी, हम स्वयं ही जाएंगे। हमारी बेटी खतरे में है तो हमें ही उसे बचाने जाना चाहिए। हम किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। महारानी ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं प्रिया, राजा ने कहा, तुम यहाँ रहो। अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम तुम तो राज्य को संभाल सकोगी। मंत्री जी ने कहा, महाराज, तो कम से कम मुझे तो साथ ले चलिए। मैं अकेले आपको जाने नहीं दे सकता। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है मंत्री जी, लेकिन यह खतरनाक यात्रा है, तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। महाराज, हम कल सुबह निकलेंगे। मंत्री ने कहा, आज रात तैयारी करते हैं। अगली सुबह राजा और मंत्री घोड़ों पर सवार होकर गिलानी के जंगल की तरफ निकले। रास्ता लंबा और कठिन था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा खरगोश जख्मी होकर पड़ा था। उसके जख्म से खून बह रहा था और वो तड़प रहा था। ओह देखो मंत्री जी, राजा ने कहा, यह खरगोश कितना बुरी तरह घायल है। मंत्री ने जल्दबाजी में कहा, महाराज, हमें समय पर गिलानी के जंगल पहुंचना है। अगर देरी हो गई तो सुरेखा क्रोधित हो जाएगी। लेकिन राजा ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मंत्री जी, उसके डर की वजह से हम किसी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते। यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है। राजा ने प्यार से खरगोश को उठाया। खरगोश बहुत कमजोर था और उसकी सांस तेज चल रही थी। चिंता मत करो छोटे मित्र, राजा ने कोमलता से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। राजा ने अपने पास के पानी से खरगोश के जख्मों को साफ किया और अपनी पट्टी फाड़कर उस पर मरहम लगाया। कुछ ही देर में खरगोश को होश आ गया। वो राजा को देखकर आश्चर्य से बोला, आप कौन हैं? आपने मेरी जान क्यों बचाई? राजा मुस्कुराए, हम इस राज्य के राजा हैं और हर जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। खरगोश की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। राजन, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी जान बचाई है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा ने अपनी समस्या के बारे में बताया। हमें गिलानी के जंगल में जाना है, परंतु वहाँ के खतरों से हम भयभीत हैं। खरगोश की आंखें चमक उठीं। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? मंत्री ने उत्सुकता से पूछा। आप मुझे भी साथ ले चलिए। खरगोश ने कहा, मैं उस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो जंगल अत्यंत खतरनाक है, लेकिन मैं आपको सुरक्षित रास्ता दिखा सकता हूँ। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस खरगोश को साथ ले जाना चाहिए। यह हमें खतरनाक जंगल में रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है। राजा ने खरगोश से पूछा, तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो? जी हाँ महाराज, खरगोश ने दृढ़ता से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे गिलानी के जंगल के पास पहुंच रहे थे, वातावरण अजीब होता जा रहा था। सावधान महाराज, खरगोश ने चेतावनी दी। आगे एक खतरनाक धुआं आ रहा है। वास्तव में आगे एक अजीब सा नीला धुआं फैला हुआ था जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब हम क्या करें? राजा ने पूछा। हम इससे बचकर कैसे निकलें? चिंता मत करिए महाराज, खरगोश ने कहा, मैं रास्ता जानता हूँ, आप मेरे पीछे आइए। खरगोश उन्हें एक अलग रास्ते से ले गया जहाँ धुआं नहीं था। आगे चलकर वे एक बहुत घने जंगल में पहुँचे जहाँ अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ आकाश को ढके हुए थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। खरगोश, राजा ने पूछा, क्या तुम इस जंगल के हर कोने को जानते हो? खरगोश ने गर्व से कहा, महाराज, यह जंगल मेरी दुनिया है। मैं यहाँ के हर पत्थर, हर छाया को पहचानता हूँ।
बस आंखें खुली रखिए, खतरा कभी भी आ सकता है। अचानक चारों ओर हलचल होने लगी, पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगे और जमीन के नीचे से अजीब सी गूंज उठने लगी। यह कैसी आवाज है? मंत्री ने डरते हुए कहा। यह तो बड़ी अजीब सी आवाज है, हमें डर लग रहा है। खरगोश ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। लगता है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही है। तभी अचानक जमीन फटने लगी और एक विशाल माया प्रकट हुई। उनके सामने एक भव्य महल उभर आया जो सोने और चांदी से चमक रहा था। महल का द्वार अपने आप खुला और भीतर से मीठी आवाजें आने लगीं। राजन ओ मंत्री जी, एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, तुम्हारी यात्रा कठिन रही होगी, आओ भीतर विश्राम करो, यहाँ सुख, आनंद और शांति है। मंत्री के चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। शायद हमें कुछ देर यहाँ ठहरना चाहिए। राजा भी महल की भव्यता देखकर प्रभावित हुए। हाँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, खरगोश तेजी से उनके सामने कूदकर रास्ता रोक दिया। रुको, 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 वो चीखा। यह महल असली नहीं है, यह एक माया है। क्या? राजा ने आश्चर्य से कहा। लेकिन यह तो बिल्कुल असली लग रहा है। खरगोश ने समझाया, यही इसकी शक्ति है महाराज। यह महल भ्रम का जाल है, जो एक बार इसके भीतर जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। अचानक महल की दीवारों से ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राजा का पैर अनायास ही आगे बढ़ने लगा। उनके मन में विचित्र इच्छाएं जाग रही थी, आराम की, सुख की, ऐश्वर्य की। खरगोश ने तुरंत कूदकर राजा का पैर पकड़ लिया। महाराज, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, यह आपकी इच्छाओं का लालच देकर फंसाना चाहता है। पीछे हटिए। राजा अचानक होश में आए और तेजी से पीछे हटे। तभी महल की मीठी आवाजें डरावनी चीखों में बदल गईं। ओ, तुमने मेरे जाल को तोड़ दिया, एक भयानक आवाज गूंजी। लेकिन अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। एक तेज गर्जना के साथ महल जलकर राख में बदल गया। राजा और मंत्री सहमे खड़े रह गए। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जंगल का असली रूप है। यहाँ हर सुंदर चीज सच्ची नहीं होती और हर भयावह चीज खतरनाक नहीं। आगे और भी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर अपने मन पर नियंत्रण रखा तो हम बच सकते हैं। राजा ने कृतज्ञता से कहा, खरगोश, आज तुमने हमारी जान बचाई, अब हम और सतर्क रहेंगे। कुछ और समय बाद खरगोश उन्हें जंगल के एक सुंदर हिस्से में ले गया जहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। यहाँ है, खरगोश ने कहा, यही है सिनाई का फूल। वहाँ एक अनोखा पीला फूल था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। राजा ने सावधानी से फूल तोड़ा। जैसे ही उन्होंने फूल को हाथ में लिया, अचानक हवा में एक काला धुआं उठा और सुरेखा प्रकट हो गई। शाबाश राजा, सुरेखा ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी शर्त का पहला हिस्सा पूरा कर दिया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अब हमारी बेटी कहाँ है? धैर्य रखो, सुरेखा ने कहा, अभी 2 काम और बाकी हैं। अब सुनो, दूसरा काम क्या है? हमने यह फूल तुम्हारे लिए लाया है। राजा ने कहा, अब बताओ आगे क्या करना है? सुरेखा ने फूल लेते हुए कहा, अब तुम्हें मेरे लिए एक विशेष बीज लाना होगा जो गिलानी के जंगल में एक गहरे कुएं के पास उगता है। मंत्री ने चिंतित होकर पूछा, कैसा कुआं? वो कुआं बहुत ही खतरनाक जगह पर है। सुरेखा ने अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, उस कुएं के पास बहुत ही भयानक चीजें हैं। अगर तुम उनसे पार नहीं पा सके तो यह तुम्हारी अंतिम कोशिश होगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। हमें किसी भी हालत में वो बीज लाना होगा। हमारी बेटी का जीवन दांव पर है। सुरेखा हंसते हुए गायब हो गई। राजा और मंत्री अब और भी गहरे जंगल में आगे बढ़े। खरगोश ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आगे और भी कठिन परीक्षाएं हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल लावा नदी दिखी। जलते हुए लावे की लहरें इतनी भयानक थीं कि पास जाना भी मुश्किल था। यह क्या है? राजा ने आश्चर्य से कहा, यह तो जलती हुई नदी है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मंत्री ने चिंतित होकर कहा, महाराज, हमें इस लावे को पार करने के लिए कोई जादुई चीज या सहारा चाहिए। खरगोश ने सोचते हुए कहा,
महाराज, मुझे याद आया, इस जंगल में कहीं एक जादुई पानी का पत्थर है। अगर हम वो पत्थर लाएं, तो यह लावा नदी शांत हो जाएगी। तीनों ने मिलकर जादुई पत्थर की खोज शुरू की। गहरे जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उन्हें एक बड़ा चमकता पत्थर दिखाई दिया जो जंगल के बीच पड़ा था। देखिए महाराज, मंत्री ने कहा, यही वो जादुई पत्थर है जिसे हमें ढूंढना था। लेकिन जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचे, जमीन में हलचल होने लगी। पास ही एक खौफनाक फूल उगा जिसका रंग नारंगी और लाल था और उसकी पंखुड़ियां तेज धार वाले कांटों जैसी थी। सावधान महाराज, मंत्री ने चिखा, यह फूल तो हम पर हमला करने के लिए तैयार लग रहा है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। जैसे ही फूल उनकी तरफ लपका, राजा ने एक झटके में तलवार चलाकर फूल के कई टुकड़े कर दिए। हमारे रास्ते में कोई भी अड़चन आए, राजा ने दृढ़ता से कहा, हम उसे हटाकर आगे बढ़ेंगे। वे जल्दी से जादुई पत्थर उठाकर लावा नदी के पास गए। राजा ने पत्थर को लावे में डाला। जैसे ही पत्थर लावे में गिरा, वहां से एक उज्जवल रोशनी निकली और लावे की लहरें शांत हो गईं। नदी के बीच में एक पतली सी राह बन गई। अद्भुत, मंत्री ने कहा, यह तो वाकई जादू है। लेकिन खरगोश ने कहा, महाराज, अब मैं आगे नहीं आ सकता। यह रास्ता बहुत खतरनाक है और मेरी छोटी जान इन सभी खतरों से नहीं निपट सकती। राजा ने प्यार से कहा, खरगोश मित्र, तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारे बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब तुम सुरक्षित जगह जाकर हमारा इंतजार करो। राजा और मंत्री ने लावा नदी पार करके आगे की यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें एक विशाल सांप मिला जिससे उन्होंने बड़ी मुश्किल से निपटा। इसके बाद उन्हें भटकती आत्माओं से भी सामना करना पड़ा, लेकिन राजा के दृढ़ संकल्प को देखकर आत्माओं ने उन्हें रास्ता दे दिया। अंततः वे उस रहस्यमय कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत पुराना और भयावह था। उसमें से एक अजीब सी गहरी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कुएं से एक डरावनी आवाज आई, क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? राजा ने हिम्मत करके कहा, हम एक विशेष बीज लेने आए हैं। हमें अपनी बेटी को बचाना है। कुएं से आवाज आई, बीज तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? मंत्री ने डरते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी आधी उम्र चाहिए, आवाज ने कहा। तुम्हें अपने जीवन के आधे साल मुझे देने होंगे। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है, तुम मेरी उम्र ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी राजकुमारी के लिए मैं अपनी जिंदगी का कोई भी मूल्य नहीं समझता। कुएं से आवाज आई, तुम सचमुच एक नेक दिल इंसान हो जो अपनी बेटी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। यह बीज तुम्हारे पास है। एक छोटा सा चमकता बीज कुएं से निकलकर राजा के हाथ में आ गया। राजा और मंत्री खुशी खुशी वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में ही अचानक हवा में काले बादल घिर आए और सुरेखा प्रकट हुई। उसने राजा के हाथ से बीज लेते हुए कहा, बहुत अच्छे राजा, तुमने 2 परीक्षाएं पास कर ली। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अब तीसरी परीक्षा क्या है? फिर हमारी बेटी को छोड़ दोगी ना? सुरेखा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तीसरी और अंतिम परीक्षा यह है। वो रुकी, फिर क्रूर मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें अपनी पत्नी महारानी प्रिया देवी का वध करना होगा। राजा और मंत्री दोनों सन्न रह गए। क्या? राजा ने अविश्वास से कहा, यह क्या बकवास है? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुरेखा ने ठहाका लगाया, तुम करोगे राजा, तुम करोगे, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। नहीं, राजा चीखा, हम अपनी पत्नी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमसे कुछ और मांगो। कुछ और? सुरेखा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम्हें पता है राजा, प्रेम क्या होता है? मैंने भी कभी किसी से प्रेम किया था, लेकिन तुम्हारे राज्य की वजह से मेरा प्रेम छिन गया। अब तुम्हारा प्रेम भी छिनेगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने किससे प्रेम किया था? सुरेखा का चेहरा एक पल के लिए दुखी हो गया। उसका नाम था अर्जुन। वो एक सामान्य योद्धा था, लेकिन मेरे लिए संसार था। लेकिन जब तुम्हारे राज्य के लोगों को पता चला कि वो मुझसे प्रेम करता है, तो उन्होंने उसे मार डाला। राजा को अचानक याद आया, कुछ साल पहले एक योद्धा था जो सुरेखा से मिलता था। लोगों ने डर के मारे उसे मार दिया था। सुरेखा,
राजा ने सहानुभूति से कहा, हमें दुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमसे बदला लो। बदला? सुरेखा चीखी, यह बदला नहीं, न्याय है। तुमने मेरा प्रेम छीना, अब मैं तुम्हारा प्रेम छीनूंगी। इतना कहकर सुरेखा गायब हो गई। राजा और मंत्री उदास मन से महल लौटे। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता थी। महल पहुंचकर राजा सीधे महारानी के पास गए। प्रिया, राजा ने भारी मन से कहा, सुरेखा ने अंतिम परीक्षा बताई है। महारानी ने पूछा, क्या कहा उसने? राजा की आवाज कांप रही थी। उसने कहा है कि मुझे तुम्हारा वध करना होगा। महारानी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, हमारी बेटी अमृता हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगर मेरी जान की वजह से वो बच सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रिया, राजा ने दुख से कहा, तुम जो कह रही हो वो हमारे लिए असंभव है। हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना अमृता से। महारानी ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन एक माँ के लिए अपनी संतान से बड़ा कुछ नहीं होता। राजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन प्रिया, महाराज, महारानी ने दृढ़ता से कहा, आप एक राजा हैं, आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यह भी उन्हीं में से एक है। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे बार बार सोच रहे थे कि क्या करें। सुबह होते ही सुरेखा फिर प्रकट हुई। तो राजा, उसने पूछा, क्या निर्णय लिया? राजा ने कांपती आवाज में कहा, सुरेखा, कृपया कोई और रास्ता बताओ। कोई और रास्ता नहीं है। सुरेखा ने कड़े स्वर में कहा, या तो तुम अपनी पत्नी को मारो या फिर अपनी बेटी को खो दो। महारानी आगे आई। सुरेखा, मैं तैयार हूँ। सुरेखा ने आश्चर्य से महारानी को देखा। तुम तैयार हो? हाँ, महारानी ने साहस से कहा, अगर मेरी मौत से मेरी बेटी की जान बच सकती है तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगी। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया, मैं यह नहीं कर सकता। महारानी ने प्यार से कहा, आप कर सकते हैं। आप एक पिता हैं। क्या आप अपनी बेटी को खो सकते हैं? अंततः राजा ने अपनी तलवार निकाली। महारानी शांति से खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। महाराज, हिचकिचाएं मत। महारानी ने कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके दिल में। राजा ने यह दर्दनाक कार्य किया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। जैसे ही महारानी की मृत्यु हुई, सुरेखा हंसते हुए प्रकट हुई। शाबाश राजा, उसने कहा, तुम सच में एक सच्चे पिता निकले। अपनी बेटी के लिए अपनी पत्नी की हत्या तक कर दी। राजा ने रोते हुए कहा, अब मेरी बेटी को वापस करो। सुरेखा ने राजकुमारी को वापस कर दिया, लेकिन राजकुमारी अपनी माँ को न देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, माँ कहाँ है? वो रोते हुए पूछने लगी। राजा कोई उत्तर नहीं दे सके। वे महल के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। रात हो गई। महल अब वीरान लग रहा था। हर कोने में महारानी की यादें थी। तभी हवा में सुरेखा की हंसी गूंजी। राजा, कैसा लगा? सुरेखा की आवाज आई। अपनी पत्नी को मारकर? अब तुम्हें समझ आया कि असली खेल क्या था? राजा ने गुस्से से कहा, तूने हमें धोखा दिया। यह कोई परीक्षा नहीं, एक छल था। सुरेखा की हंसी और तेज हो गई। छल? तुमने खुद चुना राजा। प्रेम, विश्वास और बलिदान सब मिटा दिए एक पिता बनने के लिए। राजा ने अपने हाथों को देखा जो अभी भी कांप रहे थे। अब जियो इस बोझ के साथ। सुरेखा ने कहा, जैसे मैं अपने प्रेम को खोने के बोझ के साथ जी रही हूँ। सुरेखा गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द राजा के मन में गूंजते रहे। राजा को एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक भूल की है। वे अपनी बेटी को तो बचा लिए, लेकिन अपनी पत्नी को खो दिया। राजकुमारी अमृता हर दिन अपनी माँ के लिए रोती थी। पिताजी, माँ कब वापस आएंगी? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए। राजा का मन उदास रहने लगा। वे अपने निर्णय पर पछताते रहते। महल में अब पहले जैसी खुशी नहीं थी। नौकर चाकर भी उदास रहते। मंत्री जी ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, आपने जो किया वो एक पिता के रूप में सही था, लेकिन क्या मंत्री जी? राजा ने पूछा। महाराज, शायद कोई और रास्ता भी हो सकता था। राजा ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ खत्म हो गया मंत्री जी। अब हम सिर्फ इस दर्द के साथ जीना सीख सकते हैं।
वर्षों बाद जब राजकुमारी अमृता बड़ी हो गई तो राजा ने उसे पूरी सच्चाई बताई। पिताजी, अमृता ने कहा, आपने मेरे लिए माँ को। हाँ बेटा, राजा ने दुख से कहा। यह एक पिता का सबसे कठिन निर्णय था। अमृता ने अपने पिता को गले लगाया। पिताजी, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं माँ के साथ रहना पसंद करती। राजा की आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन पिताजी, अमृता ने कहा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, माँ भी यही चाहती होंगी। राजा ने समझा कि जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत कष्टकारी होते हैं, लेकिन उन निर्णयों से भागा नहीं जा सकता। सुरेखा का बदला पूरा हुआ था। उसने राजा से उसका सबसे प्रिय छीन लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में वो यह भूल गई थी कि बदला लेने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। राजा देवराज सिंह ने जीवन भर इस दर्द को सहा। वे एक अच्छे राजा बने रहे, एक प्रेमी पिता बने रहे, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपनी प्रिया की कमी खलती रही। और कहीं न कहीं सुरेखा भी अपने प्रेम अर्जुन को याद करके रोती रहती थी। बदला लेने से न तो उसका दर्द कम हुआ था और न ही उसे शांति मिली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, क्षमा और दया बदले से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, और कभी कभी जीवन हमसे ऐसे निर्णय करवाता है जिन्हें हम जीवन भर झेलते रहते हैं। लेकिन अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें और उनसे सीखें। दोस्तों, यह कहानी प्रेम, बलिदान, बदला और जीवन की जटिलताओं की एक गाथा है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गलत निर्णय कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है और कैसे बदले की आग में सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूर्य की किरणें रायगंज के छोटे से गांव की मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। मोहन अपने छोटे से दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी भूरी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। पिछले 6 महीनों से उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। एक एक करके उसके ग्राहक दूसरे व्यापारियों के पास जाने लगे थे और अब उसकी दुकान में सामान भी कम हो गया था। बाबूजी, चाय? काजल ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी जो मोहन को हमेशा अच्छी लगती थी। मोहन ने अपनी बेटी की ओर देखा। 18 वर्षीय काजल अपनी माँ जैसी ही सुंदर थी, लंबे काले बाल, गोल चेहरा और मीठी मुस्कान। उसकी माँ को गए 5 साल हो चुके थे, लेकिन काजल ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा हंसमुख रहती थी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हाँ बेटी, लेकिन थोड़ी मीठी बनाना, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चिंताओं को छुपाने की कोशिश करते हुए। काजल चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। मोहन ने गहरी सांस ली और अपने सामने पड़े कागजों को देखा। उसका कर्ज अब 25,000 रुपए तक पहुंच गया था, इतनी बड़ी राशि कि वह सोच भी नहीं सकता था कि इसे कैसे चुकाएगा। तभी दूर से आती आवाजें सुनाई दी। मोहन ने सिर उठाया और देखा कि 4 लोग उसकी दुकान की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध था और वे जोर से बातें कर रहे थे। अरे मोहन, बाहर निकल, सबसे आगे चल रहे व्यक्ति ने, जिसका नाम रामू था, चिल्लाकर कहा। हमारे पैसे कहाँ हैं? मोहन का दिल धड़क उठा। वह अपनी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। भाई रामू, थोड़ा और समय दो, मैं जल्द ही सब चुका दूंगा, मोहन ने विनती की। और कितना समय? दूसरे व्यक्ति शंकर ने गुस्से से कहा। 3 महीने हो गए हैं, हम धैर्य खो चुके हैं। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता और, मोहन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, अब और नहीं, रामू ने मोहन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। या तो अभी पैसे दे दो या फिर हम तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। इस शोर को सुनकर काजल बाहर दौड़ी। पिताजी, वह चिल्लाई अपने पिता की ओर दौड़ते हुए। अंदर जाओ काजल, मोहन ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन काजल नहीं हटी। उसने अपने पिता के बगल में खड़े होकर कहा,
आप लोग मेरे पिता को परेशान मत करिए, वे आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। रामू ने काजल को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी रक्षा के लिए एक बच्ची की जरूरत है। हाँ, कितना कमजोर है यह आदमी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। काजल ने दृढ़ता से कहा, और मेरे पिता कमजोर नहीं हैं, वे सिर्फ मुश्किल में हैं, लेकिन वे ईमानदार हैं और अपना वचन निभाएंगे। मोहन ने अपनी बेटी की साहस पर गर्व महसूस किया, लेकिन वह चिंतित भी था। वह नहीं चाहता था कि काजल इन लोगों के क्रोध का शिकार बने। ठीक है, रामू ने अंत में कहा, 1 हफ्ता और। लेकिन अगर इस बार भी पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारी दुकान और घर दोनों पर कब्जा कर लेंगे, समझे? मोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी। रामू और उसके साथियों ने एक अंतिम धमकी दी और चले गए। जब वे चले गए तो मोहन ने थक कर दुकान के बाहर रखी चौकी पर बैठ गया। काजल ने उसके पास बैठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। मोहन ने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। कैसे बेटी? मैंने सब कुछ आजमा लिया है, बैंक ऋण नहीं दे रहा, मित्र पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है। काजल कुछ क्षण तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं काम कर सकती हूँ पिताजी, मैं किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी कर सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मोहन ने अपना सिर हिलाया। नहीं बेटी, तुम अकेली बड़े शहर में नहीं जा सकती, वहां भरोसा करना मुश्किल है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। तभी मोहन को कुछ याद आया, लेकिन एक जगह है, उसने धीरे से कहा। कहाँ? पिताजी, वीरपुर उत्तर दिशा में एक गांव है, वीर प्रताप नाम का एक व्यक्ति वहां रहता है। वह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तो क्या वे हमारी मदद करेंगे? काजल ने आशा से पूछा। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, शायद। मैंने सुना है कि वे बहुत अमीर हैं, शायद वे तुम्हें अपने घर में काम दे दें। तुम वहां काम करके पैसे कमा सकती हो और हम अपना कर्ज चुका सकते हैं। काजल ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है पिताजी, मैं वीरपुर जाऊंगी। मोहन ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। तुम सच में बहुत बहादुर हो मेरी बेटी, लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ काम करके पैसा कमाना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। क्या मतलब पिताजी? बेटी, वीर प्रताप जिसने भी उनका दिल जीत लिया वे उसे भरपूर इनाम देते हैं। तुम्हारा असली कार्य है उनका दिल जीतना अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से। तभी हम अपना कर्ज चुका पाएंगे और मैं अपना व्यापार फिर से शुरू कर पाऊंगा। काजल ने समझते हुए सिर हिलाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी पिताजी। और एक बात, मोहन ने कहा, रास्ते में एक जंगल आएगा, वहां एक कुटिया में एक बूढ़ी साध्वी रहती है, उनसे अवश्य मिलना। वे बहुत ज्ञानी हैं और उनकी सलाह तुम्हारे काम आएगी। काजल ने फिर से सिर हिलाया। मैं जल्द ही तैयार होकर निकल जाऊंगी। वह उठकर घर के अंदर चली गई अपनी यात्रा की तैयारी करने के लिए। अगली सुबह काजल ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया, जिसमें उसने अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान रखे। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, गुलाबी रंग की, जिसे उसकी माँ ने उसे उसके 18वें जन्मदिन पर दिया था। जब वह घर से बाहर निकली तो मोहन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। बेटी, ये कुछ पैसे हैं तुम्हारी यात्रा के लिए, उसने काजल को कुछ सिक्के देते हुए कहा। काजल ने उन्हें अपनी पोटली में रख लिया। चिंता मत करिए पिताजी, मैं जल्द ही वापस आऊंगी और हम फिर से खुशहाल जीवन जिएंगे। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाया। भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करे मेरी बेटी। काजल अपने पिता से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह पैदल ही चल रही थी, क्योंकि गांव से वीरपुर तक कोई नियमित परिवहन नहीं था। सूरज अभी अभी निकला था और हवा में एक सुखद ठंडक थी। वह कई घंटों तक चलती रही, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे गांवों और खेतों को पार करती हुई।
दोपहर तक वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गई। उसने अपने पिता की बात याद की। इसी जंगल में वह बूढ़ी साध्वी रहती थी। काजल ने अपने आप को प्रोत्साहित किया और जंगल में प्रवेश किया। पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने जंगल को एक रहस्यमय माहौल दिया था। कुछ देर चलने के बाद काजल ने दूर एक छोटी सी कुटिया देखी जिससे धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसने सुना कि अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। काजल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आओ बेटी, एक मधुर आवाज अंदर से आई। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। काजल ने अचरज से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। लेकिन उनकी आंखें वे अद्भुत थीं, गहरी नीली, जैसे समुद्र की गहराइयों में झांक रही हों, और उनमें एक अद्भुत तेज था। नमस्ते माताजी, काजल ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा। मैं रायगंज से आई हूँ। मेरे पिता ने कहा था कि मैं आपसे अवश्य मिलूं। साध्वी ने मुस्कुराते हुए काजल को देखा। हाँ, मैं जानती थी कि तुम आओगी। मोहन की बेटी काजल, तुम अपने पिता की मदद के लिए वीरपुर जा रही हो। काजल चौंक गई। आपको कैसे पता माताजी? साध्वी ने हल्के से हंसते हुए कहा। इस जंगल में बहुत कम लोग आते हैं बेटी, और जो आते हैं उनकी कहानियां मुझे पहले से ही पता होती हैं। काजल को यह रहस्यमय लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आओ बैठो, साध्वी ने काजल को अपने सामने बैठने का इशारा किया। तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी है और तुम्हें कुछ ज्ञान की आवश्यकता होगी। काजल ने विनम्रता से बैठते हुए कहा। हाँ माताजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा कार्य सफल हो। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। आशीर्वाद तो मिलेगा बेटी, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी में लग रही हो। थोड़ा धैर्य रखो। बिना संयम और अध्ययन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। काजल ने सिर झुकाकर कहा। आप सही कहती हैं माताजी। तुम्हारे पास कोई सिक्का है? साध्वी ने अचानक पूछा। सिक्का? काजल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पिताजी ने मुझे कुछ सिक्के दिए हैं यात्रा के लिए। मुझे एक सिक्का दो। साध्वी ने कहा। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है? काजल ने हिचकिचाते हुए अपनी पोटली से एक सिक्का निकाला और साध्वी को दिया। हाँ माताजी, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। साध्वी ने सिक्का लेकर अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने गंभीरता से कहा। पहला ज्ञान सुनो बेटी, कभी भी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही जीतता है। काजल ने सिर हिलाकर कहा। यह तो मुझे पहले से ही पता था माताजी। जानना और समझना अलग अलग बातें हैं बेटी, साध्वी ने कहा। जब समय आएगा तब इस ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। और कुछ माताजी? काजल ने पूछा। हाँ, अगर और जानना चाहती हो तो एक और सिक्का दो, साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल ने दूसरा सिक्का निकालकर साध्वी को दिया। यह लीजिए माताजी। साध्वी ने दूसरा सिक्का भी अपनी झोली में रख लिया। दूसरा ज्ञान सुनो, प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। अपनी इज्जत को हमेशा बचाकर रखना। काजल को यह सलाह अजीब लगी। माताजी, आप विचित्र बातें कर रही हैं। मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूंगी? साध्वी ने गहरी सांस ली। जीवन अप्रत्याशित होता है बेटी। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यह ज्ञान तुम्हें तब काम आएगा। काजल कुछ परेशान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और जानना चाहती हो? साध्वी ने पूछा। काजल ने सोचा, शायद तीसरा ज्ञान मुझे ज्यादा उपयोगी लगे। उसने तीसरा सिक्का निकालकर साध्वी को दिया। साध्वी ने तीसरा सिक्का लेकर कहा।
तीसरा और अंतिम ज्ञान सुनो, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। यही मानवता का धर्म है। काजल ने सिर हिलाया। यह तो सबसे सरल ज्ञान है माताजी। सरल लगता है लेकिन पालन करना कठिन हो सकता है, विशेषकर जब हम खुद मुश्किल में हों, साध्वी ने कहा। काजल ने उठते हुए कहा, धन्यवाद माताजी, अब मुझे जाना चाहिए। वीरपुर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। साध्वी ने सिर हिलाकर कहा, जाओ बेटी, अपने रास्ते पर सदा सच्चाई और अच्छाई का पालन करना। और याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत हो तुम वापस आ सकती हो। काजल ने साध्वी को प्रणाम किया और कुटिया से बाहर निकल गई। वह सोच रही थी कि वह साध्वी के 3 ज्ञानों से क्या करेगी और क्या वे सच में उसके काम आएंगे। जंगल से बाहर निकलकर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई, अपने लक्ष्य वीरपुर की ओर। शाम ढलने लगी थी जब काजल वीरपुर पहुंची। सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा था और आकाश में नारंगी और लाल रंग की आभा छाई हुई थी। गांव के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर काजल ने एक राहगीर से पूछा, भैया वीर प्रताप जी की हवेली कहाँ है? राहगीर ने उसे ऊंची पहाड़ी पर बनी एक विशाल हवेली की ओर इशारा किया। वहाँ बहन, उस पहाड़ी पर। काजल ने धन्यवाद दिया और हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, हवेली का आकार और भव्यता उसे अचंभित करने लगे। यह विशाल और शानदार थी, सुनहरे और लाल पत्थरों से बनी और चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचकर काजल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों के बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और क्या काम है? नौकर ने कड़कती आवाज में पूछा। मैं काजल हूँ, रायगंज के मोहन की बेटी। काजल ने विनम्रता से कहा, मैं वीर प्रताप जी से मिलना चाहती हूँ। वे मेरे पिता के दूर के रिश्तेदार हैं। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह उसकी सच्चाई को परख रहा हो। फिर उसने कहा, ठीक है, अंदर आओ, मैं मालिक को बताता हूँ। काजल हवेली के विशाल आंगन में प्रवेश करती है। चारों ओर फूलों के बगीचे और फव्वारे थे और कई नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। नौकर उसे एक बड़े कमरे में ले गया, जहां वीर प्रताप एक कुर्सी पर बैठे थे। वे एक गंभीर दिखने वाले व्यक्ति थे, लंबे कद के, और उनकी आंखों में एक तेज था जो काजल को भयभीत कर गया। तो तुम मोहन की बेटी हो? वीर प्रताप ने पूछा। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। जी साहब, काजल ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने पिता की मदद के लिए आई हूँ। उन्होंने बताया कि आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और शायद आप मुझे काम दे सकते हैं। वीर प्रताप ने अपनी मूंछें सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं मोहन को जानता हूँ। वह एक अच्छा आदमी है। मुझे खेद है कि वह मुश्किल में है। वे एक क्षण के लिए रुके, फिर कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो और काम कर सकती हो। हम तुम्हें हर महीने 500 रुपए देंगे। काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद साहब, आप बहुत दयालु हैं। तुम्हें रसोई में काम करना होगा। वीर प्रताप ने कहा, तारा से मिल लो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। और हाँ, यहाँ अनुशासन बहुत जरूरी है। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी साहब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, काजल ने दृढ़ता से कहा। वीर प्रताप ने अपने नौकर को बुलाया। इसे तारा के पास ले जाओ। नौकर ने काजल को रसोई की ओर ले जाया। वहां एक मध्यम आयु की महिला तारा अन्य नौकरों के साथ खाना बना रही थी। तारा, यह काजल है, नौकर ने कहा। नई नौकरानी, मालिक ने कहा है कि तुम्हें इसे सब कुछ सिखाना है। तारा ने काजल को घूरा। उसकी आंखों में नापसंदगी का भाव था। अच्छा, नई लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? काजल, और आपका? मैं तारा हूँ और यह परी है। तारा ने अपने बगल में खड़ी एक युवा लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ रसोई संभालते हैं। आज के दिन तुम्हारे लिए निरीक्षण का है।
बस देखो कि काम कैसे होता है और ज्यादा इधर उधर ध्यान मत देना, अपने काम से काम रखना, समझी? जी समझ गई, काजल ने कहा। हालांकि तारा का व्यवहार उसे अजीब लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, काजल ने देखा कि तारा और परी रसोई में कई अनियमित काम कर रही थी। वे अच्छे अनाज में खराब अनाज मिला रही थी और अच्छे सामान को अपने लिए छुपा रही थी। एक बार जब वे दोनों किसी काम से बाहर गई थी, काजल ने एक पुराने नौकर से पूछा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर मालिक को पता चल गया तो क्या होगा? नौकर ने चारों ओर देखकर धीरे से कहा, वे पिछले 15 सालों से ऐसा कर रही हैं, बहन। मालिक को कभी पता नहीं चला और अब तो उनकी आदत बन गई है, लेकिन यह गलत है, काजल ने कहा। इससे मालिक की तबीयत भी खराब हो सकती है। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, नौकर ने चेतावनी दी। हमें 15 साल हो गए हैं, मालिक को आज तक कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चोरी से किसी का क्या ही बिगड़ता है। काजल चुप रही, लेकिन उसके दिमाग में साध्वी के शब्द गूंज रहे थे, कभी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही जीतता है। उस रात जब काजल अपने छोटे से कमरे में जाने लगी तो तारा ने उसे रोका। कल से तुम्हें भी हमारे साथ काम करना होगा, तारा ने कहा, और याद रखना जो यहाँ होता है वह यहीं रहता है। बाहर किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। काजल ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह ईमानदारी से काम करेगी, चाहे जो भी हो। अगली सुबह जब तारा और परी ने खाना बनाना शुरू किया तो उन्होंने काजल को भी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन जब वे फिर से मिलावट करने लगी तो काजल ने साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने दृढ़ता से कहा। यह गलत है, तारा ने उसे घूरा। तुम क्या समझती हो, यहाँ हमारे नियम हैं और तुम्हें उन्हें मानना होगा। मैं गलत काम नहीं करूँगी, काजल ने साफ कहा। आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगी। तारा और परी ने एक दूसरे को देखा, फिर तारा ने कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन अगर तुम किसी से कुछ कहोगी तो हम तुम्हारा यहाँ रहना नामुमकिन कर देंगे। काजल चुपचाप अपना काम करने लगी। उसने बिना किसी मिलावट के पूरी ईमानदारी से खाना बनाया। जब दोपहर के भोजन का समय आया तो वीर प्रताप और उनका बेटा संजय, जो एक सुंदर और आकर्षक युवक था, भोजन के लिए बैठे। पहला निवाला खाते ही वीर प्रताप ने आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। यह खाना आज बहुत स्वादिष्ट है। संजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ पिताजी, आज का खाना वाकई अलग है। वीर प्रताप ने अपने नौकर से पूछा, आज का खाना किसने बनाया है? नौकर ने बताया, साहब आज नई नौकरानी काजल ने बनाया है, उसे यहाँ बुलाओ। वीर प्रताप ने आदेश दिया। जब काजल आई तो वीर प्रताप ने उससे पूछा, यह खाना तुमने बनाया है? जी साहब, काजल ने विनम्रता से कहा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया, वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका राज क्या है? किसने सिखाया तुम्हें इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? काजल ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, मालिक, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने बस पूरी ईमानदारी से बिना किसी मिलावट के सामान से खाना बनाया है। राज जानने के लिए आपको खुद रसोई में आना होगा। वीर प्रताप ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। क्या मतलब? कल आप खुद देख लीजिएगा साहब, काजल ने कहा। आप रसोई में आइएगा और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। वीर प्रताप ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, कल देखता हूँ। इस वार्तालाप को सुनकर तारा और परी, जो पास ही खड़ी थी, घबरा गईं। वे जानती थी कि उनका भंडाफोड़ होने वाला है। उस रात जब काजल अपने कमरे में जाने लगी तो तारा ने उसका रास्ता रोका। तुम क्या कर रही हो? तारा ने गुस्से से पूछा। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, काजल ने शांत स्वर में कहा। मैं बेईमानी में शामिल नहीं हो सकती, तुम पछताओगी, तारा ने धमकी दी और चली गई।
काजल अपने कमरे में गई और सो गई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सोच रहा था कि कल क्या होगा। अगली सुबह जैसा कि काजल ने कहा था, वीर प्रताप रसोई में आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तारा और परी खाना बना रही थी और काजल एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। तो काजल, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाओगी, वीर प्रताप ने कहा। काजल अपनी जगह से हिली और वीर प्रताप के पास आ गई। जी साहब, अब समय आ गया है कि आप जानें कि कल का खाना इतना अच्छा क्यों बना था। क्या मतलब? सीधा बोलो लड़की, वीर प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। साहब, कल का खाना इतना स्वादिष्ट इसलिए था क्योंकि मैंने बिना मिलावट के सामान से खाना बनाया था, काजल ने कहा। लेकिन इस समय रसोई में जो गड़बड़ हो रही है वो आपको देखनी चाहिए। गड़बड़? क्या गड़बड़? वीर प्रताप की आवाज और कड़क गई। आप खुद देखिए साहब, काजल ने तारा और परी की ओर इशारा किया, जो भय से एक दूसरे को देख रहे थे। वीर प्रताप तारा और परी के पास गए और देखा कि वे चावल में कुछ मिला रही थी। यह क्या हो रहा है यहाँ? वीर प्रताप ने गुस्से से पूछा। यह अनाज में मिलावट क्यों हो रही है? तारा हकला गई। साहब, वो हम तो बस थोड़ा, मैं तुम्हें काम करने के भरपूर पैसे देता हूँ। वीर प्रताप का गुस्सा बढ़ गया। और तुम मेरी पीठ पीछे यह हरकतें करती हो? मालिक, माफ कर दीजिए, परी ने रोते हुए कहा। हमसे गलती हो गई। गलती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वीर प्रताप ने अब तारा के कॉलर को पकड़ लिया। तुम रोज ऐसा करती हो? कितने सालों से यह चल रहा है? तारा और परी डर के मारे रोने लगी और वीर प्रताप के पैर पकड़ लिए। मालिक, माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वीर प्रताप का बेटा संजय वहां आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? पिताजी, ये दोनों बेईमान हैं। बेटा, वीर प्रताप ने बताया, ये रोज खाने में मिलावट करती हैं। अगर काजल ने मुझे नहीं बताया होता तो ये ना जाने कब तक ऐसा करती रहती। संजय ने एक पल के लिए तारा को देखा और काजल को लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक संकेत या शायद एक चेतावनी। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, संजय ने अचानक कहा। अक्सर लालच में आकर कई बार नौकर यह काम कर बैठते हैं। माफ कर दूं? वीर प्रताप ने आश्चर्य से कहा। मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूंगा, और वो भी तुरंत। पिताजी, हो सकता है इन्हें दूसरा मौका देने से यह सुधर जाए, संजय ने विनती की। और यह सेवक हैं, हम मालिक। हमें इन्हें माफ कर सुधरने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। वीर प्रताप ने अपनी मूंछें सहलाते हुए सोचा, फिर बोले, ठीक है, माफ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अब रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से काजल के हाथ में होगी। यह सुनकर तारा और परी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं और वीर प्रताप गुस्से में वहां से चले गए। जब सब चले गए तो तारा ने काजल को घूरते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने हमारी नौकरी खतरे में डाल दी। मैंने सिर्फ सच बोला, काजल ने शांति से जवाब दिया। और तुम्हें भी सच का रास्ता अपनाना चाहिए, तुम पछताओगी, तारा ने धीरे से कहा। ऐसे ही जाते जाते बहुत जल्द उस शाम काजल अपने कमरे में थी, अपनी माँ की दी हुई चांदी की अंगूठी को देख रही थी, जब अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? उसने पूछा। मैं हूँ संजय, एक आवाज आई। काजल ने हैरानी से दरवाजा खोला। सामने वीर प्रताप का बेटा संजय खड़ा था, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए और हाथ में एक गुलाब लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। काजल अवाक रह गई। छोटे मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं? बुरा मत मानना, संजय ने धीरे से कहा, पर मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। जब तुमने आज सच बोलकर अपनी ईमानदारी दिखाई तो मैं और भी प्रभावित हो गया। काजल का दिल धड़कने लगा। संजय वाकई में बहुत सुंदर था, लंबा, सुडौल, और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसका मन हुआ कि वह संजय को अंदर बुला ले, लेकिन तभी उसे साध्वी के शब्द याद आए। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। नहीं छोटे मालिक,
काजल ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आप मेरे मालिक के बेटे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। काजल ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन अब वह गर्व से भरा था कि उसने सही फैसला लिया था। कुछ घंटे बाद जब वह सो गई थी, अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। उसने अपनी खिड़की से झांका और देखा कि तारा के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और धीरे से तारा के कमरे के पास गई। वहां दरवाजे के पीछे से उसने संजय की आवाज सुनी। मैंने काजल को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, संजय कह रहा था, लेकिन वह बहुत ईमानदार है। वह मेरे झांसे में नहीं आने वाली। तो अब क्या करेंगे? तारा की आवाज आई, चिंता और प्यार से भरी हुई। ऐसे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। जो तुम्हें परेशान करता है वह यहाँ नहीं रहेगा, संजय ने कहा। उसकी आवाज अब क्रोध से भरी थी। तुम देखना, मैं उसे यहाँ से बाहर करवा दूंगा। काजल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। संजय और तारा का प्रेम प्रसंग, और अब वे उसे निकालने की योजना बना रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? काजल ने अपने आप से पूछा, क्या मुझे यह बात साहब को बताना चाहिए? लेकिन उसने फैसला किया कि बिना सबूत के कुछ कहना सही नहीं होगा। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, हालांकि उसका दिमाग अभी भी उथल-पुथल में था। अगली सुबह जब काजल रसोई में अपना काम कर रही थी, तो अचानक पूरी हवेली में चिल्लाने की आवाज आई। चोरी, चोरी हो गई। संजय की आवाज थी जो अपने कमरे से चिल्ला रहा था। काजल सहित सभी नौकर दौड़कर संजय के कमरे के बाहर जमा हो गए। वीर प्रताप भी आ गए। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ बेटा? वीर प्रताप ने पूछा। पिताजी, मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है, संजय ने कहा। उसके चेहरे पर नाटकीय घबराहट थी। मेरी सोने की घड़ी, माँ का दिया हुआ हार और कुछ पैसे भी। क्या? वीर प्रताप ने आश्चर्य से कहा। हमारी हवेली में चोरी? यह असंभव है पिताजी। मुझे लगता है मुझे पता है कि चोर कौन है, संजय ने कहा। उसकी आंखें काजल पर टिकी थी। क्या? चोर को तुम जानते हो? कौन है? वीर प्रताप ने अधीरता से पूछा। काजल, संजय ने अचानक कहा, अपनी उंगली काजल की ओर उठाते हुए। उसने ही आज मेरे कमरे की सफाई की थी, और जब वह निकली उसके हाथ में कचरे का बड़ा बोरा था। सभी की निगाहें काजल पर टिक गईं। वह सदमे में खड़ी थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। काजल? वीर प्रताप ने विश्वास नहीं होने के स्वर में पूछा। उसने ऐसा किया? पिताजी, भरोसे का नाटक करना उसकी आदत है, संजय ने कहा। उसकी आवाज में नफरत थी। वह बहुत चालाक है। उसे काम पर रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चालाक? वीर प्रताप ने अविश्वास से कहा। वह तो इतनी भोली लगती थी। भोली? यह सब उसका चाल था, संजय ने कहा। उसने आपका विश्वास सिर्फ इसलिए जीता ताकि यह सब कर सके। वीर प्रताप ने काजल की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा और क्रोध था। अब मैं क्या करूं? उससे सवाल करूं? सवाल? संजय ने कहा। और वह झूठ बोलेगी। आप उसे सीधा सजा क्यों नहीं दे देते? पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, वीर प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में अब भी थोड़ा संदेह था। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते, संजय ने अपने पिता के कान में कहा, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में कि काजल सुन सके। उसे यहाँ से निकाल दीजिए। काजल अभी भी सदमे में थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की। मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप, वीर प्रताप ने गुस्से से कहा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं मालिक, मैं। काजल ने फिर से कहने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे बीच में ही टोक दिया। पिताजी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, संजय ने कहा। अब उसकी आवाज और भी कठोर हो गई थी। दरअसल उसने मुझे एक दिन धमकी भी दी थी कि वह मुझ पर जब चाहे दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर यह हवेली हड़प सकती है।
हे भगवान, वीर प्रताप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, यह लड़की ऐसी निकली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पिताजी, संजय ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसे यहाँ से निकाल दीजिए। वीर प्रताप ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोले, ठीक है काजल, तुम आज ही हवेली छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। काजल के आंसू निकल आए। लेकिन मालिक, कोई बहाना नहीं, वीर प्रताप ने कड़कते हुए कहा। अभी जाओ, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। काजल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानती थी कि वह बेगुनाह है, लेकिन संजय ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वह अपने कमरे में पहुंची और अपना थैला पैक करने लगी तो अचानक दरवाजा खुला और संजय अंदर आ गया। तुम क्या चाहते हो? काजल ने उसे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब क्रोध था। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, संजय ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर तुमने मेरे और तारा के बारे में किसी से कुछ कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, काजल ने कहा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह आंख थी। तुमने अपने पिता के साथ भी धोखा किया है। वे मेरे पिता हैं और जो मैं कहता हूँ वही मानेंगे, संजय ने घमंड से कहा। अब जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। वह चला गया और काजल ने अपना थैला पैक किया। उसने अपनी सारी चीजें समेटी और हवेली से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। बाहर जाते समय उसने देखा कि तारा एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। काजल ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही वह रो पड़ी। उसने इतनी मेहनत की थी, सच्चाई के रास्ते पर चली थी और अब उसे ऐसा इनाम मिला था। क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा इतना कठिन होता है? उसने अपने आप से पूछा, आंसू पोंछते हुए। वह वीरपुर के बाजार की ओर चल पड़ी, यह सोचते हुए कि वह क्या करेगी और कहाँ जाएगी। बाजार में उसने देखा कि कई लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे और चारों ओर हलचल थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क के किनारे बैठी थी। उसके पास कुछ फल थे जो वह बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। काजल को साध्वी के शब्द याद आए, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना, यही मानवता का धर्म है। वह बूढ़ी औरत के पास गई। मां जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। बेटी, तुम कौन हो? मैं काजल हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है आपको मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, उसकी आवाज थकी हुई थी। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, लेकिन कोई मेरे फल नहीं खरीद रहा है। मेरे पोते के लिए दवाई खरीदनी है और पैसे नहीं हैं। काजल ने अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे सभी फल खरीद लिए। फिर उसने बूढ़ी औरत की दवा खरीदवाई और उसे उसके घर तक पहुंचाया। इस सब में उसे काफी समय लग गया और जब वह फिर से बाजार पहुंची तो दिन ढल चुका था। वह अभी सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए कि अचानक बाजार में एक शोर मच गया। बचाओ बचाओ, लोग चिल्ला रहे थे, किसी को चाकू मार दिया है। काजल दौड़कर उस जगह पहुंची जहां से आवाजें आ रही थी। वहां भीड़ के बीच एक औरत जमीन पर पड़ी थी, उसके पेट से खून बह रहा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई मेरी मदद करो, औरत ने कराहते हुए कहा। काजल ने जैसे ही उस औरत के चेहरे को देखा, उसे झटका लगा। वह तारा थी। वह दौड़कर तारा के पास गई। तारा, तुम्हें किसने मारा? तारा ने अपनी आंखें जोर से खोलीं और काजल को देखा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था। काजल, तुम यहाँ? तारा ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, मैं यही हूँ, काजल ने कहा, तारा के सिर को अपनी गोद में रखते हुए। बताओ क्या हुआ? कुछ गुंडे, उन्होंने मुझे चाकू मार दिया, तारा ने टूटे फूटे शब्दों में कहा।
काजल का दिमाग घूम गया। गुंडे? क्या यह संजय का कोई षड्यंत्र था? कोई मेरी मदद करो, काजल ने चिल्लाकर कहा। इस लड़की को हवेली तक ले जाने में मेरी मदद करो। कुछ लोग आगे आए और तारा को उठाने में मदद की। वे सब मिलकर तारा को लेकर वीर प्रताप की हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में तारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका खून बहते जा रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। तारा, हिम्मत रखो, काजल ने कहा उसका हाथ पकड़ते हुए। हम जल्द ही हवेली पहुंच जाएंगे और तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो तारा की सांसें रुक चुकी थी। हवेली में काजल और दूसरे लोग तारा के शव को लेकर प्रवेश किए। काजल फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि तारा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये कौन रो रहा है? वीर प्रताप की आवाज आई जो अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। फिर से काजल की आवाज? संजय ने पूछा जो अपने पिता के पीछे खड़ा था। लगता है तारा है, वीर प्रताप ने कहा आवाज की ओर बढ़ते हुए। क्या तारा? संजय ने कहा। उसकी आवाज में अचानक घबराहट थी। हाँ पिताजी, शायद वही है। काम पूरा हो गया, संजय ने धीरे से कहा, सोचते हुए कि कोई उसे सुन नहीं सकता। लेकिन काजल ने वह सुन लिया। वीर प्रताप और संजय बाहर आए और जो देखा उससे वे हैरान रह गए। तारा का शव जमीन पर पड़ा था और काजल उसके पास बैठी रो रही थी। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। तारा वह बाजार में थी और किसी ने उसे चाकू मार दिया, काजल ने रोते हुए कहा। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। तारा मर गई? हाँ, काजल ने कहा अपनी आंखें पोंछते हुए। मैं उसे बचा नहीं सकी। संजय अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। शांत हो जाओ संजय, वीर प्रताप ने अपने बेटे को सहारा देते हुए कहा। यह क्या बोल रहे हो? पिताजी, पिताजी, संजय रोते हुए बोला। मेरा और तारा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या? वीर प्रताप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। तुम्हारा और तारा का? हाँ पिताजी। लेकिन जब काजल आई तो उसने तारा की बेइज्जती कर दी, उसकी बुराई की। संजय ने झूठ बोला, इसलिए मैंने और तारा ने काजल को हवेली से निकालने की योजना बनाई। तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया? वीर प्रताप ने पूछा। उनकी आवाज अब रुक रुक कर आ रही थी। हाँ पिताजी, संजय ने अब सिर झुका लिया। लेकिन यह सब इतने पर ही नहीं रुका। क्या मतलब? वीर प्रताप ने पूछा। उनका चेहरा अब क्रोध से लाल हो रहा था। तारा सिर्फ काजल को हवेली से निकालना चाहती थी, संजय ने आंसू बहाते हुए कहा। लेकिन मैंने उसे मारने की चाल चली। कुछ गुंडों को पैसे दिए क्या? वीर प्रताप ने अब अपने बेटे को झकझोरते हुए कहा। तुमने एक बेगुनाह लड़की को मारने की योजना बनाई? हाँ पिताजी, मैंने उन्हें लाल कपड़ों वाली लड़की को मारने के लिए कहा। काजल ने लाल कपड़े पहने थे, लेकिन संजय ने रोते हुए तारा के शव की ओर इशारा किया, पर यह उल्टी पड़ गई। तारा ने भी लाल कपड़े पहने थे और वही मारी गई। वीर प्रताप ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी नफरत ने तुम्हारी अपनी प्रेमिका की जान ले ली संजय, धिक्कार है तुम पर। संजय रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैंने ऐसा नहीं चाहा था पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुमने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वीर प्रताप ने क्रोध से कहा। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, मेरी नजरों के सामने मत आना। संजय रोता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। वीर प्रताप ने काजल की ओर देखा जो अभी भी तारा के शव के पास बैठी थी। काजल, तुमने हमेशा अच्छा ही सोचा और किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल ने वीर प्रताप को देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वहां क्रोध नहीं था। आप माफी मत मांगिए साहब, आपको धोखा दिया गया था। अब तुम यहाँ से चली जाओ, वीर प्रताप ने कहा अपनी जेब से एक थैली निकालते हुए। मैं तुम्हें इतनी दौलत देता हूँ कि तुम आराम से अपना जीवन जी सको और तुम्हारे पिता अपना कर्ज चुका सकें।
काजल ने थैली ली और धन्यवाद दिया। मैं यह सब अपने पिता को दे दूंगी साहब। वह अपना कर्ज चुका सकेंगे और अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। वीर प्रताप ने काजल का माथा चूमा। तुम एक देवी हो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। काजल ने वीर प्रताप को प्रणाम किया और हवेली से बाहर निकल गई। वह चलते चलते साध्वी की कुटिया पर पहुंची। कुटिया के बाहर साध्वी बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। साध्वी माँ, मैं सफल हो गई, काजल ने कहकर साध्वी के पैर छू लिए। मैं जानती थी बेटी, साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरे तीनों ज्ञानों का पालन किया, तुमने बेईमानी नहीं की, अपनी इज्जत बचाई और जरूरतमंद की मदद की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। काजल ने कहा, आपने ज्ञान देने के सिक्के क्यों लिए? हर चीज की कदर होनी चाहिए बेटी, साध्वी ने कहा अपनी झोली से 3 सिक्के निकालते हुए। मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता, इसलिए मैंने सिक्के लिए थे। यह लो, अपने सिक्के वापस ले लो। इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। काजल ने सिक्के वापस लेकर साध्वी का धन्यवाद किया और अपने गांव रायगंज की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो उसका पिता मोहन दुकान के बाहर बैठा था, चिंता में डूबा हुआ। पिताजी, काजल ने चिल्लाकर कहा अपने पिता की ओर दौड़ते हुए। काजल, मेरी बेटी, मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम वापस आ गई। हाँ पिताजी, काजल ने कहा थैली अपने पिता को देते हुए। और देखिए मैं क्या लाई हूँ। मोहन ने थैली खोली और देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतने सारे पैसे कैसे? काजल ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई, कैसे वह वीरपुर गई, कैसे उसने साध्वी से मुलाकात की, कैसे उसने ईमानदारी से काम किया, कैसे उसने अपनी इज्जत बचाई और कैसे उसने एक जरूरतमंद की मदद की और अंत में कैसे सत्य की जीत हुई। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया, मोहन ने गर्व से कहा अपनी आंखों में आंसू लिए। अब मैं अपना सारा कर्ज चुका सकता हूँ, यह मेरा धर्म था। पिताजी, काजल ने कहा अपने पिता को गले लगाते हुए। और इस तरह मोहन ने अपना सारा कर्ज उतार दिया और अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। और काजल, वह अपने गांव में सच्चाई, ईमानदारी और दया की मिसाल बन गई। कई साल बीत गए। रायगंज गांव अब एक छोटा सा कस्बा बन गया था। मोहन का व्यापार फल फूल रहा था और उनकी दुकान अब कस्बे के मध्य में एक बड़ी इमारत में थी, जहां कई नौकर काम करते थे। काजल अब अपने पिता के व्यापार की देखभाल करती थी। उसके त्याग और सच्चाई की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई थी और लोग उसे सच्चाई की देवी के नाम से जानते थे। एक दिन जब वह अपनी दुकान में व्यस्त थी, एक अजनबी आया। वह एक युवा पुरुष था जिसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में पछतावा। क्या मैं काजल से मिल सकता हूँ? उसने पूछा। काजल ने ऊपर देखा और उसे पहचान लिया। वह संजय था, वीर प्रताप का बेटा। संजय, तुम यहाँ? काजल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ काजल, संजय ने कहा। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य था। यह सब बहुत पहले की बात है संजय, काजल ने शांति से कहा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। तुमने मुझे माफ कर दिया था? संजय ने अविश्वास से पूछा। हाँ, काजल ने कहा। क्रोध और नफरत से कुछ नहीं मिलता। मैंने सीखा है कि क्षमा करने से ही मन को शांति मिलती है। संजय की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई में एक देवी हो काजल। मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी दुकान में काम कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। काजल ने मुस्कुराकर कहा। हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए संजय। तुम यहाँ काम कर सकते हो। और इस तरह संजय भी मोहन की दुकान में काम करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।